विद्युत मजदूर पंचायत उत्तर प्रदेश संबंध हिंद मजदूर सभा का 24वां द्विवार्षिक सम्मेलन शनिवार 8 अप्रैल को लाल बहादुर शास्त्री गन्ना संस्थान लखनऊ में बीसी उपाध्याय की अध्यक्षता में ऊर्जा मंत्री AK शर्मा द्वारा दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया गया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए विद्युत मजदूर पंचायत के महामंत्री गिरीश कुमार पांडेय ने मजदूर आंदोलनों कर्मचारी समस्याओं पर प्रकाश डालते हुए ऊर्जा मंत्री को अवगत कराया कि जब प्रदेश में लगभग 40 लाख विद्युत उपभोक्ता थे तो विद्युत विभाग में अधिकारियों एवं कर्मचारियों की संख्या लगभग 1 लाख थी, जबकि वर्तमान समय में लगभग 3 करोड़ 30 लाख उपभोक्ताओं पर अधिकारियों कर्मचारियों की संख्या घटकर मात्र 35,000 मात्र हो गई है। ऊर्जा निगम के महत्वपूर्ण कार्य संविदा व निविदा कर्मियों के माध्यम से कराए जा रहे हैं, लेकिन उन्हें जीने लायक वेतन भी नहीं दिया जा रहा है, जबकि सेना के बाद ऊर्जा विभाग काफी जोखिम भरा विभाग है, जिसमें आए दिन विद्युत कर्मी उपभोक्ता की सेवा करते हुए अपने प्राणों की आहुति देते हैं। इस अवसर पर ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने कहा कि विद्युत विभाग का कार्य काफी संवेदनशील एवं जनमानस से जुड़ा हुआ है, इसलिए उन्होंने कर्मचारियों से आह्वान किया कि विद्युत कर्मी जनता की सेवा करें एवं उत्तम सेवा प्रदान करें। उन्होंने सभागार में उपस्थित हजारों कर्मचारियों के समक्ष घोषणा किया कि विद्युत कर्मियों के चिकित्सा के लिए कैशलेस की सुविधा जल्द से जल्द प्रदान की जाएगी एवं दुर्घटनाग्रस्त कर्मचारियों के इलाज के लिए कैशलेस व्यवस्था बहाल किया जा चुका है। विद्युत कर्मियों के अथक प्रयास और लगन के कारण उनके बीते 1 साल के कार्यकाल में विद्युत उत्पादन में 13% से ज्यादा की वृद्धि हुई है, साथ ही 5% से ज्यादा की लाइन लॉस की कमी हुई है। उन्होंने कर्मचारियों से आत्मीयता व्यक्त करते हुए कर्मचारियों के संबंध में की गई समस्त उत्पीड़नात्मक कार्रवाई को समाप्त कराने के साथ ही 3 दिसंबर 2022 के लिखित समझौते को लागू कराने का भरोसा दिया। सम्मेलन को सर्वश्री हिंद मजदूर सभा के प्रांतीय महामंत्री उमाशंकर मिश्रा, अभियंता संघ के अध्यक्ष राजीव सिंह, विद्युत मजदूर पंचायत के महामंत्री गिरीश कुमार पांडेय, प्रदेश अध्यक्ष BC उपाध्याय, प्रांतीय अतिरिक्त महामंत्री डॉक्टर RB सिंह, निर्भय नारायण सिंह, कार्यवाहक अध्यक्ष राज नारायण सिंह, प्रांतीय उपाध्यक्ष PN तिवारी, नरेश चंद्र शर्मा, BB राय, OP सिंह, सनाउल्लाह खान, धीरेन्द्र त्रिपाठी, रघुवंश मिश्रा, संजय यादव, विजय सिंह, जीउत लाल, अरविंद कुशवाहा, अंकुर पांडे, सौरभ श्रीवास्तव व अनुनय कुमार पांडे आदि ने संबोधित किया। सम्मेलन की अध्यक्षता BC उपाध्याय ने की एवं संचालन RK वाही ने किया। आवाज प्लस के लिए संजीव श्रीवास्तव की रिपोर्ट। विद्युत मजदूर पंचायत HMS और अभियंता संघ से जुड़े हुए और अन्य मजदूर और विद्युत यूनियनों से जुड़े हुए इस हाल में बैठे हुए तमाम हमारे भाइयों और बहनों, मंच पर बैठे हुए आप सबके वरिष्ठ नेतागण और हमारे इसमें से ज्यादातर लोग ऐसे हैं जिनको मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत सम्मान करता हूं। माननीय गिरीश पांडे जी, माननीय BC उपाध्याय जी, माननीय उमाशंकर मिश्र जी, माननीय राज नारायण सिंह जी, माननीय PN तिवारी जी, माननीय RB सिंह जी, निर्भय नारायण सिंह जी। अब मैं भी एक नारा आपको लगवाता हूं, आवाज दो, हम और आप एक हैं। मित्रों, आपको जैसा कि आप सबके मन में पिछले दिनों में जो कुछ हुआ, आप सबके मन में है ही। कोई हम चाहें कि उसको हटा दें या मन से निकाल दें, वो भी संभव नहीं है। ऐसी परिस्थिति में भी
मेरा यहाँ आना, कई हमारे मित्रों ने, शुभचिंतकों ने कहा कि नहीं ऐसे माहौल में हड़ताल अभी पूरी हुई है, बहुत सारी उसकी बातें लटकी पड़ी हुई हैं, कोर्ट में मामला चल रहा है, ऐसे में आपका जाना वहां उचित नहीं है। मुझे भी लगा, कई बार लोग सलाह देते हैं तो सुनना चाहिए और उसको मानना भी चाहिए, लेकिन मुझे लगा कि मैं बार बार ये बात कहता रहा हूं और बार बार मैं इस बात को मानता भी हूं और उस बात को मैं बार बार कहता भी रहा हूं कि सब तमाम विद्युत कर्मचारी हमारे परिवार के अंग हैं। तो जब परिवार में कोई उत्सव हो, जब परिवार में कोई कार्यक्रम हो, अधिवेशन हो, आपका ये उत्सव है, ये दो दिन का मैं समझता हूं कि आपकी 45-48 साल की यात्रा में जो आपका द्विवार्षिक 24वां शायद वह द्विवार्षिक उत्सव है, मतलब 48 साल की आपकी यात्रा में, तो अपने परिवार के उत्सव में बाकी सब कुछ पूरी दुनिया उल्टी पुल्टी हो जाए, लेकिन अपने परिवार के घर में शादी हो, विवाह हो, उत्सव हो, तो कैसे हम नहीं जाएंगे। ये सोच करके मित्रों मैं आपके इस कार्यक्रम में आया और मुझे आने के बाद और भी खुशी हो रही है कि सच में आपने मुझे अपने परिवार के रूप में, किसी ने कहा भी, वो बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि ऊर्जा मंत्री के रूप में नहीं बल्कि अपने परिवार के एक सदस्य के रूप में आपने हमारा स्वागत किया। आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। दूसरी बात ये थी, माननीय हमारे पीएन तिवारी जी, हमारे जैसा कि इन्होंने कहा कि परिवार के अंग हैं, इन्होंने माननीय गिरीश पांडे जी से भी मेरी बात कराई और मुझे लगा कि देखिए सरकार और कर्मचारी, इसमें कई बार ऐसा संगठनात्मक जो बातें होती हैं, ट्रेड यूनियन की बात हो या अन्य संगठनों की बात हो, इसमें कई बार मतभेद होते हैं, कई बार दूरियां होती हैं, लेकिन ये दूरियां या ये मतभेद या ये खींचतान जो होती है मित्रों, इसे मैं जो मानता हूं, मैं जो समझता हूं कि एक परिवार के अंदर, जैसे कई बार हम लोग भी ये पढ़ते थे, मुझे भी याद है, पिताजी से कहते थे ये कपड़ा दिलवा दो, दशहरा आया, दिवाली आई, तो जिद कर जाते थे, उसमें से कई बार 50% मान भी लिया जाता था, लेकिन 50% नहीं भी माना जाता था कि नहीं चलो इस बार तुम्हारा नंबर नहीं है, तुम्हारी सिस्टर का, तुम्हारी बहन का नंबर है, तुम्हारे बड़े भाई का नंबर है, तुम्हारे छोटे भाई का इस बार नंबर है, तुमको इस बार कपड़ा नहीं मिलेगा क्योंकि तुमको दशहरे में दिला दिया इसलिए दिवाली में नहीं मिलेगा। तो ये बातें परिवार में खींचतान, लेन देन, मांगना और संतुष्ट करना, कभी नाराज होना, कभी खुश होना, फिर भी परिवार एक है। हम और आप एक होकर के हम जनता की सेवा करें। कोई आवश्यक नहीं है कि आपकी सब बात सरकार मान ले, कोई आवश्यक नहीं है कि सरकार की सब बात आप मान ले, लेकिन ये प्रवाह चलते रहना चाहिए, ये यात्रा चलती रहनी चाहिए। ये यात्रा इसलिए चलती रहनी चाहिए मित्रों, आपको, ये भी मेरे आज यहां आने का कारण था। तीसरा कारण मैं बताऊं कि आपको शायद इस बात का अनुमान नहीं है कि आप समाज के लिए कितने महत्वपूर्ण व्यक्ति हो। शायद आपको यह अनुमान नहीं है कि आपके 2 दिन की हड़ताल से कितने लोगों के जीवन में कितनी समस्याएं खड़ी हुई होंगी। आपको यह अनुमान शायद न हो, उस बात को मैं आपको बताना चाहता हूं कि जहां आप एक जगह बिजली की जो दुर्दशा हुई थी, उन दिनों मैंने मीडिया में भी कहा था, पब्लिकली भी कहा था, मैंने डांटा था आप अपने कर्मचारी मित्रों को कि भाई ये क्या तरीका है, आप अपनी बात कहने की एक तरीका होता है, आपने अपनी बात कह दिया, 2 दिन आपने एक आवाज उठा दी, हमने सुन लिया, सरकार ने सुन लिया, लेकिन ये क्या तरीका है कि आप बिजली के तार को गन्ना फेंक करके और तार फेंक करके उसको शॉर्ट सर्किट करा दो, ये आप ही की संपत्ति है, आप जिस डाल पे बैठे उसी को काटोगे तो कहां क्या खाओगे और कहां क्या आपका ठिकाना रहेगा भाई। तो ये बात मैं आपको समझाने के लिए आया हूं कि आपकी जो सेवा है मित्रों, बिजली एक ऐसी एक आवश्यक वस्तु हो गई है, एक आवश्यक सप्लाई हो गई है, एक आवश्यक ऐसी आपूर्ति हो गई है कि इसके बिना आज का जनजीवन संभव नहीं है। हवा जैसे है, पानी जैसे है, उतना ही महत्वपूर्ण आज के जमाने में बिजली हो गई है। आपको मालूम है कि बिजली अगर न रहे तो पानी और हवा दोनों का चलना, हम ये मानते हैं कि
हवा तो चल रही है, ऑक्सीजन मिल रही है, लेकिन आपने कोरोना के समय देखा कि किस प्रकार ऑक्सीजन का मिलना भी बिजली के ऊपर आधारित हो गया था। बिजली से अगर संयंत्र नहीं चलते, बिजली से अगर ऑक्सीजन प्लांट नहीं चलते, बिजली अगर अस्पतालों में नहीं आती, तो पूरी हवा की हवा रखी, क्योंकि सांस लेने की एक समस्या आ गई थी, लोग सांस नहीं ले पा रहे थे। इतनी आवश्यक आपकी बिजली की जो सेवा है, उसमें बहुत सोच समझ करके व्यवधान डालने की जब बात आती है, तो बिल्कुल 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 अंतिम जो विकल्प होता है, वो विकल्प तब होता है कि आप हड़ताल करके सामान्य नागरिक को ऐसी असुविधा में, ऐसी पीड़ा में आप उसको डालिए। वो परिस्थिति क्यों आनी चाहिए भाई? मैं इसलिए यहां आया हूं कि मैं 24 घंटे आपके साथ बैठने के लिए, आपके साथ वार्ता करने के लिए। पीएन तिवारी जी हैं हमारे, सुबह शाम हम इनसे बिजली विभाग का हाल पूछते रहते हैं कि क्या चल रहा है तिवारी जी, कोई समस्या हो तो बताइए, हमारे जानने लायक कुछ समस्या हो तो बताइए। राजू हमारे घर पे कई बार आते रहते हैं, ऐसे आपके द्विवेदी यहाँ बैठे हुए हैं, आप में से कई नेतागण जो है ऐसे ही हमारे घर अनायास एक मित्रवत भाव से, एक पारिवारिक भाव से हमारे यहाँ आते रहते हैं, बैठते रहते हैं। जब भी मेरा समय मिलता है मैं उनसे पूछ लेता हूं कि राजू जी क्या चल रहा है, बिजली विभाग में कोई कुछ हो तो हमारे जानने लायक तो बताओ। जब इस तरह का मित्रों वातावरण है, मैं आपके इस अधिवेशन में आया हूं, उसके पहले मैं जेई अधिवेशन में भी जा चुका हूं। दिसंबर या मुझे लगता है नवंबर का महीना रहा होगा, मैं उसमें भी गया था। ऐसे ही आप लोगों से बात करने की, भाई आपके मन में क्या चल रहा है, ये मुझे समझना है। मेरा पहला वर्ष था, पहले वर्ष में अगर हम नहीं समझेंगे तो बाकी के 4 वर्ष हम कैसे काम करेंगे? तो इसलिए भी मैं आपके पास आया हूं, आपको पहली बात तो ये भरोसा दिलाने के लिए मित्रों कि आप एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हो। उस महत्वपूर्ण कार्य में मैं आपको जो भी मदद कर सकता हूं, जो भी आपका हाथ बटा सकता हूं, आपको काम करने में जो भी हम ज्यादा आपके हाथ मजबूत कर सकता हूं, वो मैं करने के लिए तैयार हूं। मैं बैठा हुआ हूं और उसके लिए आपको कहीं कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपको अपने सीनियर के मार्फत, अपने नेताओं के मार्फत वो बात खाली हमारे तक पहुंचानी है। इसलिए मुझे लगा कि आप लोगों के बीच चल करके आपकी समस्याओं की, आपकी बातों को, आपकी भावनाओं को सुनना आवश्यक है। और साथ ही अपने मन में जो मेरे मन में भी बहुत सारी चीजें हैं, वो भी आप तक मैं कैसे पहुंचाऊं। जैसे मैंने बताया कि जेई अधिवेशन में भी मैं गया था, तो कुछ बातें मुझे इतनी पीड़ा देती हैं जो आपसे ही संबंधित हैं। जैसे यहाँ माननीय सिंह साहब ने अपने पहले ही स्वागत प्रवचन में कहा था, आरबी सिंह ने, कि संविदा कर्मियों की जो मृत्यु हो जाती है या जो कर्मचारियों की मृत्यु हो जाती है, उनका 5 लाख से 10 लाख कर दिया जाए। ये तो एक ठीक है, एक मांग है जिस पर विचार किया जाएगा, लेकिन मृत्यु होनी ही क्यों चाहिए, इस पर आप लोगों को और हमें मिलकर के सब, आप में से कई, यहां मैं तिवारी जी से पूछ रहा था कि कैसे, किस प्रकार के कर्मचारी आपकी यूनियन के भाग हैं, तो इन्होंने बताया कि इसमें कुली एक इनका, आपका शायद कुली का भी एक संवर्ग होता है। मैंने पूछा कुली क्या करते हैं, मुझे उत्सुकता हुई, तो इन्होंने बताया कि जो खंबे पे जो लोग लाइनमैन चढ़ता है उसकी सीढ़ी ढोने का काम ये कुली करते हैं। और भी काम करते होंगे, लेकिन उनमें से शायद एक काम उन कुलियों का ये है, कुली सीढ़ी लेके जाता है, खंबे पे लगाता है अपने मित्र को खंबे के ऊपर चढ़ाने के लिए, और मित्र वो ऊपर से नीचे वापस नहीं आता है। इसकी जिम्मेदारी क्या हमारी आपकी नहीं है? हम आप जो बैठे हुए हैं वहीं वो झुलस जाता है, शटडाउन लेकर के खंबे पे चढ़ता है और उधर से लाइन चालू कर दी जाती है। क्या इसका कोई हम टेक्निकल सोल्यूशन नहीं खोज सकते? हमारे बीच इंजीनियर हैं, हमारे बीच होनहार डिप्लोमा किए हुए लोग हैं, टेक्नीशियन हैं, टेक्नोलॉजी जानने वाले लोग हैं। क्या हम इतने हम टेक्नोलॉजी में इतने हम अंधे काने बहरे हो गए हैं कि अपने ही मित्र को ऊपर खंबे पे चढ़ा करके और पीछे से हम लाइन चालू कर देते हैं? ऐसा क्यों हो रहा है भाई? 5 लाख का 10 लाख, हम तो कहते हैं 10 का 20 हो जाए तो मुझे ज्यादा खुशी होगी, लेकिन सबसे बड़ी खुशी ये होगी कि आप जो आज और सच भी है, दुर्भाग्य से ये सत्य है कि राज्य में कहीं न कहीं से इस तरह की एक अप्रिय घटना का समाचार लगभग रोज नहीं तो हर दूसरे तीसरे दिन तो हमारे कानों में आ ही जाता है। कितनी मुझे पीड़ा होती है। सबसे ज्यादा पीड़ा अगर होती है तो मुझे इस बात से होती है,
हमारा ही कर्मचारी अपने ही सब स्टेशन पे शटडाउन लेने की बात करके ऊपर चढ़ा है और पीछे से लाइन चालू हो जाती है। क्या हमारे पास इतना ज्ञान सामर्थ्य नहीं है कि हम उसको ठीक कर सके? तो ये मित्रों, ये हमारे मन में कुछ बातें हैं जो हम जब तक हम आपके बीच नहीं आएंगे, और आप में से ही इसी बैठे हुए लोगों, इन्हीं इंजीनियरों, इन्हीं जूनियर इंजीनियरों, इन्हीं एक्सियन और एससी और चीफ इंजीनियरों को वो सोल्यूशन खोजना है। क्योंकि आप खुद मुझसे ज्यादा टेक्नोलॉजी जानने वाले यहां बैठे हुए हैं, जितने अनुभवी लोग बैठे हुए, साहब ये कर दिया जाए तो शायद ये दिक्कत नहीं है। किसी ने हमको एक बार बताया था कि अर्थिंग का कोई राड होता है, पता नहीं कितना सत्य है वो सोल्यूशन। कहा कि अगर ये पता नहीं कितने वर्षों से खरीदा नहीं जा रहा है, लगाया नहीं जा रहा है, और अगर वो हो जाता तो शायद जान बच जाती, ऐसा किसी ने हमको बताया था। ये सारे एक विकल्प है। तो मेरे मन में ये बात भी रहती है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपसे हम कहें, आपको चल के बताएं। दूसरी बात, आपने बड़ी अच्छी बात कही, यहाँ हमारे जो संचालक महोदय थे, कि हमारे कर्मचारियों के पराक्रम और परिश्रम के चलते इस साल 2022-23 में जो मेरा वर्ष एक तरह से कहा जाएगा, जिस वर्ष में मैं ऊर्जा मंत्री रहा हूं, कई रिकॉर्ड, एक नहीं, उत्पादन का नहीं, आपने कई रिकॉर्ड बनाए हैं। मैं आपको गिना देता हूं क्या क्या रिकॉर्ड आपने बनाए हैं। आपने 2022 और 23 में जो बिजली का उत्पादन किया है वो पिछले साल से तो 13% ज्यादा किया है। पिछले साल 21-22 की अपेक्षा 22-23 में 13% से ज्यादा है। 13.39% है। मैं सुविधा के लिए 13% बोल रहा हूं। इतना ही नहीं, 4 वर्ष पहले अभी तक का उत्तर प्रदेश का जो सबसे रिकॉर्ड उत्पादन था वो 4 वर्ष पहले हुआ था, कुछ मिलियन यूनिट। उसकी बजाय इस साल जो है उस रिकॉर्ड को भी तोड़ते हुए इस बार जो उत्पादन हुआ है 39,691 मिलियन यूनिट हुआ है, जो पिछले सारे रिकॉर्डों को तोड़ते हुए, और विशेष रूप से जो 4 वर्ष पहले का जो रिकॉर्ड बना था उससे भी 5.40, लगभग 5.5%, 6% ज्यादा उत्पादन आपने किया है। इतना ही नहीं, पिछले 21-22 में जो अपना एटीसी लॉस था वो 31% तक पहुंच गया था। मित्रों, ये आपकी सामर्थ्य, आपका पुरुषार्थ, आपका परिश्रम है, आपकी निष्ठा है, आपकी ईमानदारी है कि एक साल के अंदर हमने और आपने मिलकर के 5% उस एटीसी लॉस में 5% की घट आई। 31% से 21-22 में जो घाटा 31% हुआ करता था वो 22-23 में तीसरे क्वार्टर में घट करके 25% हो गया है। लगभग 5 से 6% की, 26% हो गया है। 5 से 6% की एटीसी लॉस में कमी। जब एटीसी लॉस में कमी आती है, स्वाभाविक बात है कि आप जाते हैं, चेकिंग करते हैं, आप 4 आदमी को समाज में अपना दुश्मन बनाते हैं। अगर सही बात है कि बिजली कर्मचारी अगर किसी मोहल्ले में जाता है, किसी जगह जाता है, तो लोग उसको गाली देना शुरू कर देते हैं। आ गया, आप किसी न किसी की बिजली काटेगा, किसी न किसी की कथिया उतारेगा। तो आप कोई प्रिय काम करने नहीं जाते हो, आप अप्रिय काम करने जाते हो। लेकिन ये करते हुए भी मैं आप सबको शाबाशी देना चाहता हूं। उसके लिए मैं आया हूं कि आपने सब करते हुए, पूरे राज्य में अपयश लेते हुए, सभी नेताओं का, सभी पॉलिटिशियन का, सभी समाज के ऐसे तत्वों का जो चोरी करने के लिए आमादा है, उनसे अपयश लेते हुए, उनसे अपनी शत्रुता करते हुए भी आपने पिछली साल की अपेक्षा 5% एटीसी लॉस में कमी लाई। इतना ही नहीं, हमारे जो प्लांट, जो मैंने कहा कि उत्पादन बढ़ा है, जो हमारा पीएलएफ है, प्लांट लोड फैक्टर जिसको बोलते हैं, कि कितनी क्षमता से हमारे संयंत्र या हमारे उत्पादन की इकाइयां कितनी क्षमता से चल रही हैं, उसकी मैं अगर बात करूं तो पिछली साल की अपेक्षा लगभग 8% ज्यादा पीएलएफ से हमारे प्लांट 22-23 में चले, 21-22 की अपेक्षा। ये सब, चाहे पीएलएफ में 8% की बढ़ोतरी हो,
उत्पादन में ऐतिहासिक बढ़ोतरी हो, चाहे एटीसी लॉस में ऐतिहासिक घट हो, ये सब यहाँ बैठे हुए सभी एक एक कर्मचारी के काम से हुआ है, एक एक कर्मचारी के योगदान से हुआ है, एक एक कर्मचारी के पुरुषार्थ से हुआ है। मैं उसके लिए आपको शाबाशी देने आया हूं, इसके लिए आपका साधुवाद करने आया हूं, आपको अभिनंदन देने आया हूं। पिछले दिनों जो परिस्थितियां बनी, मेरा स्वभाव है किसी भी चीज से मैं मुंह मोड़ने वाला व्यक्ति नहीं हूं, मैं भागने वाला व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन एक मेरे मन में जरूर पीड़ा जरूर है, जो मैंने पहले भी कहा, उसको मैं विस्तार से कहना चाहूंगा, जो माननीय गिरीश पांडे जी ने भी कहा कि देखिए कई बार ऐसा होता है, दो बातों से मुझे पीड़ा हुई। एक तो ये कि जब मैं वार्ता करने के लिए, जब मैं आपके साथ बैठने के लिए, अपनी पूरी टीम को बैठाने के लिए मैं रात दिन तैयार हूं, तो हड़ताल की आवश्यकता क्या है भाई? और हड़ताल को भी इस कदर खींचने की क्या आवश्यकता है? मैंने, आप मानोगे नहीं, आपके संघर्ष समिति के लोगों से मैंने जब पहली बार हमारी मशाल जुलूस जिस दिन निकलने वाला था, उसके एक दिन पहले की मैं बात कर रहा हूं, मैंने कहा कि भाई ये न हो तो अच्छी बात है, हम यहां बैठे हैं, हम आपकी समस्याएं सुलझाने के लिए, सुनने के लिए, दिसंबर में जो समझौता हुआ 2022 में, उसके क्रियान्वयन के लिए मैं खुद कह रहा हूं कि उसका क्रियान्वयन होना चाहिए। कहीं कोई किसी में मुश्किल है तो हम आपके सामने आएंगे कि भैया जरा इसमें दिक्कत हो रही है, इसको जरा छोड़ दीजिए, या इसमें इस तरह से कर लिया जाए। मुझे आशा और विश्वास है कि आप मानोगे हमारी बात। मैंने उनसे कहा कि हम लोग बैठ करके इन बातों को करेंगे, हम आप में से और अधिकारियों में से कुछ लोगों की कमेटी बना देते हैं, बैठिए, हम भी बैठेंगे, आप चर्चा करिए क्या उसका सोल्यूशन निकलता है। नहीं बात बन रही थी, फिर रात में लगभग 11-12 बज गया बातचीत करते हुए। उस दिन मैंने यहां तक कहा कि अच्छा ठीक है, आपको अगर थोड़ा सा बताना ही है सरकार को के कान में आवाज पहुंचानी ही है, तो ऐसा करिए कि कल का मैंने यहां तक एक मंत्री के रूप में उनको मैंने कहा कि ठीक है, आप कल का जो मशाल जुलूस है उसको निकाल लीजिए, सरकार में आपकी आवाज भी पहुंच जाएगी, मीडिया भी उसका संज्ञान ले लेगी, हम लोग भी संज्ञान ले लेंगे, सरकार भी संज्ञान ले लेगी, लेकिन विद्युत आपूर्ति में कहीं व्यवधान न पड़े, इसलिए आने वाले दिनों का जो कार्यक्रम आपका है हड़ताल का, उसको कृपया स्थगित कर दीजिए। इतना तक मैंने बात किया था। दूसरी बात मैंने कही थी, और इस बात से मुझे बड़ी पीड़ा है कि आपने, इन लोगों ने हमारी बात नहीं सुनी। दूसरी बात मैंने कही थी कि भैया ये मार्च का महीना है, जो माननीय गिरीश पांडे जी भी अनुभवी नेता का यही फर्क होता है, एक बड़े कद्दावर नेता में और बाकी लोगों में यही फर्क होता है कि मैंने कहा ना कि जिस डाल पे बैठे हो उसी को काटोगे तो कहां जाओगे भाई तुम। मैंने कहा कि मार्च का महीना है, मार्च का महीना अपने लिए कमाई का महीना होता है, अपने लिए राजस्व जुटाने का महीना होता है। क्यों हम बोनस की जो बात है, इतनी छोटी सी बात है, मुझे लगता है 20-22 करोड़ रुपए का, इतना 1000 करोड़ रुपए के अपने पूरे प्रबंधन में 20 करोड़ रुपए, मुझे हंसी आती है कि बोनस की बात को लेकर के इतना हल्ला, इतना गुल्ला। 20 करोड़ है ना, 20-22 करोड़ का वार्षिक भार है, इसके लिए इतना हल्ला। 3-3 साल से बोनस नहीं दिया गया, 18-19 से बोनस नहीं दिया गया। हमने पूछा क्यों भाई, ये सारा कुछ हमारे ही माथे पे आपके क्यों पड़ा? तो इधर उधर के जवाब मिलते हैं कि भाई ये कोरोना था, ये था, वो था, इसलिए नहीं मिला। हम कहे अच्छा ठीक है, कोरोना अब तो चला गया, तो इसलिए 1 साल का दे दो, आने ये जो वर्ष पूरा हुआ है उसमें भी कोरोना नहीं है, तो इसमें भी आपको मिलना चाहिए। सारी बातें ठीक है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि आपके खजाने में, आपके यूपीपीसीएल के खजाने में, पावर कॉर्पोरेशन के खजाने में मित्रों जब पैसा होगा तब जाकर के बोनस देना संभव हो पाएगा। कोई उधार लेकर के, लोन लेकर के जो यूपीपीसीएल चल रहा है, आज 82,000 करोड़ रुपए का लोन है यूपीपीसीएल के ऊपर, हमारे ऊर्जा के निगमों के ऊपर। लगभग 1 करोड़ रुपए, 1 लाख करोड़ रुपए का आप वार्षिक सब क्यूमुलेटिव जो है, सबका संचित घाटा जिसको बोलते हैं, 1 लाख करोड़ रुपए का के संचित घाटे में हम चल रहे हैं। उसमें से 82,000 करोड़ रुपए का लोन है। तो लोन लेकर के ये ऋण करके घी पीने का कल्चर तो ठीक नहीं है। हमने ये कहा कि मार्च का महीना है, इसमें हम जितना हो सकता है उतना राजस्व इकट्ठा करें
अब बाकी आप भी यहीं बैठे हैं, हम भी यहीं बैठे हैं, अप्रैल में आप हड़ताल कर लेना, अप्रैल में अपनी आवाज बुलंद कर लेना। लेकिन नहीं सुनी गई हमारी बात। मुझे उस बात की भी पीड़ा है जो माननीय गिरीश पांडे जी कह रहे थे। इस पूरी परिस्थिति को निवारा जा सकता था। और मैं बार बार बैठ करके आधी आधी रात तक बैठ करके कितने बार हमने और अंत में मैंने यहां तक कहा कि देखिए अभी बात हमारे और आपके बीच में है, इसे हम और आप कंट्रोल कर सकते हैं, सुलझा सकते हैं। हो सकता है आप अगर आप सहयोग नहीं करोगे तो हो सकता है बात आपके भी हाथ के बाहर चली जाए, हमारे भी हाथ के बाहर चली जाए। और वही हुआ मित्रों। बात कोर्ट तक पहुंच गई, बात माननीय मुख्यमंत्री जी के उसमें संज्ञान में आई। और कोर्ट में जब कोई मामला जाता है उसके बाद कोई अधिकारी किसी फाइल पे सही करने से, आप जानते ही हैं, आपको तो अनुभव है। तो ये इन परिस्थितियों में हम इस समय आ गए हैं। कोर्ट में बात संज्ञान, कोर्ट को लेना पड़ा संज्ञान, क्योंकि लोगों को तकलीफ हो रही थी। कोई तो इतने पराक्रमी आपके मित्र लोग निकले कि एक किसी हाई कोर्ट में किसी एक वकील ने बेचारे ने PIL कर दिया, उसके घर की जाके बिजली काटा है। तो ऐसा कृत्य करने की आवश्यकता कहां है भाई समाज में। हम जिम्मेदारी से काम करें। मैं पहली बात, सबसे बड़ी बात आपको ये कहने आया हूं कि आपको शायद अंदाज नहीं है कि आप कितनी महत्वपूर्ण सेवा दे रहे हैं। आप जब बिजली काटते हो, आप जब बिजली रोकते हो, आप मान लीजिए देवरिया में बैठे हो, देवरिया में रोकते हो, आपका ही भाई, आपका ही कोई बहनोई BHU में अस्पताल में भर्ती है, उसकी स्थिति आप नहीं सोचते हो कि उसकी स्थिति क्या होती है। बनारस में कोई अस्पताल में भर्ती है, कोई नवजात, कोई महिला है जिसकी डिलीवरी ऑपरेशन थिएटर में होने वाली है, उसकी परिस्थिति भी सोचिए। वो आपकी बहन हो सकती है, आपकी बेटी हो सकती है। तो इसलिए मित्रों, आज के लिए नहीं, मैं भविष्य के लिए ये बात आपसे कहना चाहूंगा, हाथ जोड़ करके आप सबसे आग्रह करना चाहूंगा, अपनी बातें देखिए। ट्रेड यूनियनिज्म का एक जमाना था, वो मैं जो समझता हूं, मैंने भी थोड़ी बहुत राजनीति शास्त्र में इन सब बातों का अध्ययन किया है। उस समय या जिन देशों में इस तरह की बातें ज्यादा पनपी, वहां की प्रजा और राजा में जो दूरी होती थी, अब लोकतांत्रिक प्रक्रिया में वो दूरी कम हुई है या कम होनी चाहिए। हम आप एक दूसरे के साथ बैठ करके उन बातों को सुलझा सकते हैं, सिर्फ जाकर के हथौड़ाबाजी करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसलिए मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि आपकी बातों को सुनने के लिए मैं 24 घंटे तैयार हूं, सातों दिन तैयार हूं। आपको कहीं कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। जो कुछ बातें, जो स्पेसिफिक बातें जो आपने कहा, उसमें से 2-3 बातें जो मुझे याद रह गई हैं, बाकी तो मैंने ये सब लिया है और इनको मैं अवश्य दिखवाऊंगा। एक बात जो मेरे मन में हमेशा, मैंने पहले भी कहा है, उसके लिए मैंने प्रक्रिया शुरू भी करवा दिया है। संविदा कर्मियों का जो विषय है वो वास्तव में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और मैं चाहूंगा कि उसका हम जल्दी से जल्दी हल निकालें। हम अपने वरिष्ठ नेतागण के साथ बैठ करके इसका क्या हल हो सकता है, हम उस दिशा में अवश्य काम करेंगे। लेकिन उसमें भी जो एक बात है, उसको तो मैं तात्कालिक, मैंने ऑलरेडी कह दिया है, उसकी शायद 1-2 राउंड मीटिंग भी हो चुकी है UPPCL में। वो ये है, मैंने सुना है, ऐसा मुझे आपके नेतागण ने बताया है कि संविदा कर्मियों के पगार में बड़ी विसंगतताएं हैं। किसी डिस्काम में कुछ पगार मिलती है, दूसरे डिस्काम में कुछ पगार मिलती है, एक ही डिस्काम के एक जिले में कुछ पगार मिलती है, दूसरे जिले में कुछ पगार मिलती है। मैंने इसमें थोड़ा गहराई में जाने की कोशिश की तो कुछ लोगों ने बताया कि साहब ये कुछ लोग मिलिट्री में से आए हुए हैं, कुछ लोग ऐसे आए हुए हैं, इसलिए फर्क है। मैंने कहा वो भी देखो इसके, तो इसलिए ये विषय जो है वो पूरी तरह से मेरे दिमाग में है और उसमें अवश्य में कुछ न कुछ आगे काम किया जाएगा और आप सबको उसके सुखद परिणाम, सुखद समाचार अवश्य मिलेंगे। दूसरी बात कि जो हमारे कर्मचारी मृत्यु पाते हैं, उनके लिए भी जैसा मैंने कहा, पहली चिंता का विषय तो यह है कि मृत्यु होनी ही क्यों चाहिए भाई। हम ऐसी व्यवस्थाएं, मैं तो आप लोगों का वही आह्वान करता हूं, आप जो इंजीनियरिंग किए हुए टेक्निकल बैकग्राउंड के लोग हैं, आप मुझे सुझाव लिख करके भेजिए
या अपने नेताओं के मार्फत भेजिए कि कैसे इस समस्या को निवारा जा सकता है। इतना बड़ा रेलवे का तंत्र है, सोचिए, इतनी ज्यादा रेलवे फैली हुई है, लेकिन कर्मचारी का एक्सीडेंट तो नहीं होता है। अगर कहीं बाई चांस रेलवे में कुछ गड़बड़ी हो गई तो ठीक है, डब्बा पलटता है, पैसेंजर को वो नुकसान होता है, लेकिन कर्मचारी आए दिन मरे, ये दृश्य सिर्फ बिजली विभाग में, और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा है। शायद अन्य राज्यों में भी होगा, लेकिन बाई द वे साल 6 महीने में एक आध घटनाएं ऐसी हो जाती हैं। वो क्या हमारी लापरवाही की वजह से ऐसा हो रहा है, इसे खुद आत्ममंथन करने की आवश्यकता है, आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है, और उसका कुछ तकनीकी सुझाव हो, तकनीकी उसका अगर कोई सोल्यूशन हो तो वो हम तक आप पहुंचाइए, उसको मैं अवश्य अमल कराऊंगा। रही बात कंपेंसेशन की, उसमें भी उदारता लाने की आवश्यकता है, उसमें भी उदारता लाने के लिए हम जरूर उस दिशा में काम करेंगे। तीसरी बात, अभी मैं बैठे बैठे पूछ रहा था, आप लोगों ने उस समय दिसंबर में जब बातचीत हुई थी तो एक कैशलेस इलाज का विषय आया था। कैशलेस इलाज भी बहुत महत्वपूर्ण है। मान लीजिए किसी कर्मचारी को अपना काम करते ही हुए ही उसका हाथ जल गया, हाथ कई लोगों के हाथ काटने तक पड़ जाते हैं, आजीवन बेचारा वो जो है अपना वो अंग खो देता है। ऐसे दृश्य हमने देखे हैं, ऐसे कर्मचारी हमने देखे हैं। ऐसे लोगों को हमने कैशलेस की सुविधा का तो हमने ऑलरेडी ऑर्डर कर दिया है। उसकी जो बाकी बारीकियां हैं, किस प्रकार से उसका अमल किया जाए कि जैसे सरकारी कर्मचारी, जो पक्का सरकारी कर्मचारी है, उसको जो सुविधा मिलती है उसी प्रकार से आपको भी कैशलेस की सुविधा मिले, चाहे सरकारी अस्पताल हो चाहे प्राइवेट अस्पताल हो। इसके लिए हमने ऑलरेडी बातें आगे बढ़ा दिया है, वो आगे उसका परिणाम मिलेगा। लेकिन साथ ही मैंने अभी माननीय पांडे जी से पूछा, गिरीश पांडे जी से, कि क्या हमारे ऐसे कर्मचारियों को बीमा की सुविधा है या नहीं है, तो उन्होंने बताया कि शायद नहीं है, ऐसा उनका कहना था। इस दिशा में भी हम जरूर प्रयास करेंगे, इसका भी आपको जल्दी ही कोई न कोई निचोड़, कोई न कोई परिणाम हम आपको बताएंगे। तो इस प्रकार मित्रों, आपकी जो समस्याएं हैं, पगार विसंगतता की भी समस्या 9-14 और या ऐसा कुछ बताया आपने, उसकी एक कमेटी हम लोगों ने बनाया है। वो कमेटी हमें जल्दी ही उसका सुझाव देने वाली है, एससीपी, और इसको एक साथ जोड़ करके हम लोग उसको देख लेंगे। आप में से कुछ लोग हमारे साथ बैठे, हमको थोड़ा और भी समझावें, उसका मार्गदर्शन करें, वो भी हम देख लेंगे। इसलिए आप देखिए, दिसंबर में जो समझौता हुआ था, मैं स्वयं मानता हूं कि उसमें से कई चीजें ऐसी हैं जिनमें आपका पक्ष मजबूत है, कई चीजें ऐसी हैं जिनमें थोड़ा और सोचने की आवश्यकता होगी। लेकिन कुल मिलाकर के आपने यहां, मैं आया तो कोई नारा बोल रहा था, जय श्री राम बोला ना, तो एक तो पहली बात तो यह कि जय श्री राम बोलने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन साथ में जय श्री राम, अब आगे की बात सुनिए। जहां जय श्री राम हुआ, जहां श्री राम है, वहां सीता होंगी ही होंगी। और मां सीता किसका स्वरूप है? मां लक्ष्मी का स्वरूप है। जहां लक्ष्मी होंगी वहां सुख, समृद्धि, प्रसन्नता, ऐश्वर्य और वैभव अपने आप उतर करके आएगा। इसलिए आपको कहीं चिंता करने की आवश्यकता मित्रों नहीं है। खाली अपना काम करते रहिए, जय श्री राम बोलते रहिए। हम सब आपको, मैं एक बात बता दूं आपको, जो यहां कहा भी गया, कुछ मित्रों ने कहा भी, मैं ऐसा व्यक्ति हूं कि अपने पास जो है मैं उसे भी ईश्वर का दिया हुआ मानता हूं, और जो कुछ भी, मैं कौन होता हूं देने वाला? आपको 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया अगर फायदा होता है, अगर ज्यादा मिलता है, वो मेरा नहीं है, ईश्वर की दी हुई संपत्ति है, ईश्वर की दी हुई जमीन है, सब कुछ ईश्वर का है, उसी का उसको अर्पण करना है। आप भी ईश्वर के स्वरूप हो, मैं इस बात में मानने वाला हूं जो माननीय पीएन तिवारी जी कहना चाह रहे थे। इसलिए मैं कंजूस या कृपण हूं ही नहीं, स्वभाव से मैं नहीं हूं। इसलिए जो आपका है, जो आप कमा के लाओगे, उसे आपको वापस करने में मुझे कहीं कोई संकोच होने वाला नहीं। हाँ, ये जरूर है कि मेरे भी हाथ बंध जाते हैं,
मेरे भी हाथ बंध जाते हैं जब आकर के अधिकारी लोग बताते हैं कि साहब देखो वर्षों से हमको इतना घाटा हो रहा है, हम कैसे बोनस दें। हमारे भी हाथ बंध जाते हैं जब अधिकारी लोग आकर के हमारे सामने हाई कोर्ट का ऑर्डर रख देते हैं कि साहब देखो हाई कोर्ट ने इतनी सख्ती बरती है इस हड़ताल के ऊपर। मैं भी चुप हो जाता हूं, मुझे चुप होना पड़ता है। लेकिन इन परिस्थितियों में से, इन कठिन कानूनी और वित्तीय परिस्थितियों में से भी मेरा एक वादा जरूर है कि अगर AK शर्मा आपको न्याय नहीं दिला पाएगा तो न पीछे कोई दिला पाया न आगे कोई दिला पाएगा। इतना आप अवसर तो आपके ऐसे सारे प्रश्न, आपके कई ऐसे प्रश्न हैं, आपके ऐसे कई प्रश्न हैं जो शायद आपने भी नहीं उठाया होगा। जैसा मैंने कहा बीमा क्यों नहीं होना चाहिए भाई, क्यों इस बात की गारंटी नहीं होनी चाहिए, या क्यों इस बात की हम गारंटी नहीं कर सकते कि जब तक वो खंबे पे चढ़ा हुआ लाइनमैन या हमारा जो संविदा कर्मी है, जब तक वो खंबे से नीचे नहीं आ जाता तब तक किसी भी हालत में, किसी भी संजोग में हमारे सब स्टेशन से लाइन शटडाउन जो लिया हुआ है वो चालू नहीं होगी। क्यों हम ऐसा सोल्यूशन नहीं खोज सकते? ये बात कभी आपने मांगी नहीं, लेकिन मेरे मन में ये बातें हैं। क्यों आपको जो नए एक आपका प्रश्न आया कि भाई हमारे ऊपर 20-20 गुना जो है मकान लंबा थोड़ा सा रख लिया तो 20-20 गुना पेनाल्टी हमको लगा दी गई। ऐसा कुछ बीच में कुछ ऐसी परिस्थिति आई थी या कुछ ऐसा UPPCL ने कर दिया था। मैंने पूछा कारण क्या है, क्यों कर्मचारी मकान रखेगा? हमारा ट्रांसफर होता है, हमको 60 दिन का समय दिया जाता है खाली करने के लिए, हम 50वें दिन 40वें दिन खाली करके सरकार को उसकी चाबी और उसका कब्जा दे देते हैं, जिससे कि हमको कोई ऐसी परिस्थिति का सामना न करना पड़े। तो लोगों ने बताया कि उसमें 2 तरह के केस, एक केस ऐसा है कि जहां नए प्लांट बन रहे हैं, शायद उसमें एक जवाहरपुर का भी एक उदाहरण है कि जहां क्वार्टर नहीं बने। तो मैंने डांटा अपने लोगों को कि भाई अगर किसी कर्मचारी की जवाहरपुर में तुम पोस्टिंग करते हो और तुम ही बोल रहे हो कि उस जगह पे मकान नहीं बने हैं, वो अपना परिवार, अपने बाल बच्चों को लेकर के कहां जाएगा? ऐसी स्थिति में अगर वो ओबरा में, अनपरा में पहले था और वहां अगर उसको अपना क्वार्टर रखता है तो उसकी क्या गलती है, क्यों आप पेनाल्टी कर रहे हो? और अधिकारियों ने स्वीकार किया कि हाँ साहब ये गलती हो गई। तो ऐसे विषय हैं जो चर्चा से, बातचीत से उसका समाधान किया है सर। अन्य जो केस है कि अनर्गल किसी ने दादागिरी करके उसको यहां भी मकान मिल गया, वहां भी मकान मिल गया, फिर भी यहां वाला छोड़ नहीं रहा, ये तो ठीक नहीं। हमने कहा इसमें ठीक है, सरकार की जो भी कानून, सरकार की जो नीति है, सरकार का जो पेनाल्टी है, उसको आप लेने की व्यवस्था कर दो। तो मुझे ये बताया गया, मैं इसलिए शेयर कर रहा हूं कि मुझे ऐसा बताया गया कि वो सरकार की जो पेनाल्टी है अपने हमारे UPPCL ने जो व्यवस्था की है उससे भी ज्यादा गंभीर है, ऐसा लोगों ने बताया। अभी मुझे उसका अध्ययन करना बाकी। तो कुल मिलाकर के ये है कि आपकी सुख सुविधा, आपकी प्रसन्नता, आपकी खुशहाली, आपका वेलफेयर जितना आपके दिल में है, जितना आपके नेताओं के दिल में है, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं उससे ज्यादा AK शर्मा के दिल में है। तो इस बात का भरोसा आप कभी मत तोड़ना, इस बात का भरोसा आप कभी मत तोड़ना। इतनी ही आपसे मैं आज के इस उत्सव भरे अधिवेशन में मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं। अंतिम बात ये कि बड़ी कठिन परिस्थितियों में आपके विद्युत मजदूर पंचायत के नेतागण ने, माननीय पांडे जी ने, माननीय PN तिवारी जी ने सरकार का साथ दिया। व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत सहारा दिया। हड़ताल के समय आप सब ने बहुत सहारा दिया। वो उसका मुझे पूरी तरह से मैं उसे याद रखूंगा, पूरे जीवन भर याद रखूंगा। और उस सहारा देने आप समर्थन में थे सरकार के, फिर भी कुछ कर्मचारियों पे जैसा कि बताया गया कि अज्ञानतावश या कुछ गलतियों से कार्रवाई हो गई है, उसको अवश्य देखा जाएगा। आपको मैं आने वाले दिनों के लिए मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपके नेतागण हमेशा हमारे संपर्क में है। हमसे जो भी होगा वो आपके भले के लिए होगा। हम बुरा करने वाले स्वभाव के व्यक्ति नहीं है, चाहे उत्पीड़न की कार्रवाई हो, चाहे अन्य कोई कार्रवाई हो। मैं आपका, आपके परिवार का, आपके बच्चों का आज ही नहीं बल्कि आने वाले वर्षों में भी उनकी बेहतरी, उनके वेलफेयर के लिए
मैं ऐसी व्यवस्थाएं कर करके, मैं ऐसा व्यक्ति हूं कि मैं जहां भी ईश्वर कृपा से गया हूं, मुझे लोग 20-20 वर्ष 30-30 वर्ष लोग मुझे याद करते हैं कि इन्होंने इतना अच्छा काम करके हमको दे करके गए। और उसमें कई चीजें ऐसी होगी जिसका आप भी कल्पना नहीं करते होंगे। इस आश्वासन के साथ मैं आपसे विदा लूंगा, लेकिन हमारा आपका ये संवाद, हम एक परिवार के हैं, ये बात हमें कभी भूलना नहीं है। हम एक लक्ष्य के साथ, हम जनता की सेवा के लिए, राष्ट्र की सेवा के लिए, समाज की सेवा के लिए हमें इस कार्य को, दायित्व को सौंपा गया है, न कि उसको परेशान करने के लिए। इस बात को भी हम याद रखें। आपने अपने इस महत्वपूर्ण अधिवेशन में मुझे बुलाया, मुझे याद किया और हम एक दूसरे के नजदीक आए। मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों के, सच में बताऊं तो मुझे बहुत अच्छा लगा। कई दिनों से या कई सप्ताह से, जब से ये हड़ताल का पूरा एक वातावरण बना, तब से मेरा मन थोड़ा सा अजीब सा हो रहा था कि क्यों शायद ये परिस्थिति महाभारत के युद्ध के बाद। कृष्ण से कई लोगों ने पूछा कि भाई आप चाहते तो इसको बचा सकते थे, युद्ध नहीं होता। ऐसा पूछने वाले लोग हमसे भी हैं, मंत्री जी क्या ऐसा गड़बड़ हो गया कि कर्मचारियों को हड़ताल करनी पड़ी? मंत्री जी कहाँ ऐसी चूक हो गई कि लोगों को हड़ताल करनी पड़ी? अब मैं सबको क्या जवाब दूं, कैसे जवाब दूं कि हमने पूरा प्रयास किया अपना। कुछ चीजें ऐसी थी जो शायद हमारे हाथ में भी नहीं थी, वो हम नहीं उनको आश्वस्त कर पाए, या यूं कह लीजिए कि समय संयोग खराब था, मैं नहीं समझा पाया उनको। मेरी तपस्या, मेरी साधना में कहीं कमी रह गई होगी जो हमारी बात नहीं समझ पाए लोग, इसलिए ये ऐसा एक अप्रिय वातावरण बन गया। कई लोग यहां तक कहते हैं कि एक साल में 2-2 बार 3-3 बार हड़ताल हो गई। उसका भी जवाब मेरे पास नहीं है, लेकिन हमें आपको मिलकर के इसका जवाब खोजना है। और जवाब ये है कि कुछ भी हो जाए, हमें एक दूसरे के साथ संवाद चालू रखना चाहिए। कुछ भी हो जाए, हमें सामान्य जनता के लिए, आम आदमी के लिए बिजली जो इतनी आवश्यक एक आपूर्ति बन गई है, उसे भी चालू रखना चाहिए। इसी भरोसे के साथ मैं आपसे विदा लूंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। विद्युत विभाग से जुड़े हुए विद्युत मजदूर पंचायत के इस 24वें द्विवार्षिक अधिवेशन में मुझे आने का संयोग बना। मैं बहुत ही खुश हूँ। मैं इस संगठन के, पंचायत के महामंत्री माननीय गिरीश पांडे जी का, माननीय उपाध्याय जी का जो उसके अध्यक्ष हैं, तमाम जो उसके पदाधिकारीगण हैं, उन सबका मैं धन्यवाद करता हूं कि मुझे इस मौके पर उन्होंने याद किया। विद्युत कर्मचारियों के साथ मेरा वार्तालाप हमेशा चलता रहता है। मैं उनके साथ जितनी बार भी, जहां भी हमें बुलाया जाता है, मैं पहुंचने की कोशिश करता हूं। इसके पहले भी मैंने कई बार उनके साथ बैठने की कोशिश की है। उनके नेतागण के साथ भी मैं बार बार बैठने की कोशिश करता हूं। आज के अधिवेशन में जहां एक तरफ विद्युत मजदूर पंचायत के नेतागण ने सरकार को पूरी तरह से अपना समर्थन दिया है, अपना पूरा प्रोत्साहन दिया है सरकार को अपने कार्यों में। उन्होंने यहाँ तक कहा कि मार्च के महीने में हड़ताल अनावश्यक थी, आवश्यक नहीं थी, ये सब बातें हुई हैं। वहीं दूसरी तरफ कर्मचारियों के हित में जो मुद्दे उठाए गए हैं, चाहे वो संविदा कर्मचारियों के वेतन विसंगतता की बात हो, चाहे जो कर्मचारी दुर्घटनावश मृत्यु को प्राप्त होते हैं, उनकी उस परिस्थितियों में क्या बेहतर करने की आवश्यकता है, जो कैशलेस इलाज की सुविधा है, इसकी भी बात यहाँ हुई। कर्मचारियों पे जो कुछ उत्पीड़न की कार्रवाई हुई है पिछले हड़ताल के संबंध में, उस पर भी बातें हुई। इन सारी बातों पे मेरा मन बहुत ही खुला हुआ है। मैंने आश्वस्त किया है इन लोगों को कि इन सारे मुद्दों पे खुले मन से विचार किया जाएगा। आवश्यकता पड़ेगी तो इनके नेतागण के साथ हमारे अधिकारीगण और मैं स्वयं फिर से बैठूंगा। जहां कहीं रास्ता नहीं दिख रहा होगा, वहां उन्हीं लोगों से मार्गदर्शन लेकर के हम रास्ता निकालेंगे। स्वस्थ वातावरण में जब कोई चर्चा होती है तो हर समस्या का कोई न कोई इलाज मिल जाता है, हर कोई समस्या का कोई न कोई समाधान मिल जाता है। तो इस प्रकार एक बहुत ही स्वस्थ वातावरण में आज के मजदूर पंचायत के
इस अधिवेशन में मैं शामिल हुआ। मुझे ये अधिवेशन और यहाँ की जो पॉजिटिव एनर्जी है वो हमेशा मेरे जीवन में मैं याद रखूँगा, और साथ ही मैं इसके नेतागण को, इससे संबद्ध सभी कर्मचारीगण को, और साथ ही जो अन्य जो यूनियनों ने जो इनका समर्थन किया है, SMS हो, चाहे अभियंता संघ हो, उन सबको भी मैं आश्वस्त करना चाहूँगा कि कर्मचारियों का हित सर्वोपरि है। मैं उन्हें अपना परिवार का अंग मानता हूँ, और उस भावना से ही मैं उनकी भलाई के लिए, उनके वेलफेयर के लिए हमेशा कार्य करने के लिए तत्पर हूँ, हमेशा उपलब्ध हूँ। और आप जब चाहे हमसे मिल सकते हैं, हम लोग मिल करके उनके वेलफेयर के लिए काम करेंगे। आपसे वार्ता के बाद भी प्रबंधन द्वारा विद्युत कर्मचारियों पर कई उत्पीड़न, वो सारी बातें अभी अपने चर्चा में है। उन सारी बातों पे हाई कोर्ट को और सरकार को विश्वास में लेते हुए हम आगे उस पर काम करेंगे। प्रबंधन को कोई निर्देश दिए गए कि विद्युत मजदूर पंचायत द्वितीय वार्षिक सम्मेलन आज था, 24वां द्वितीय वार्षिक सम्मेलन आज था गन्ना संस्थान में, और हमारे साथ बात करने के लिए महामंत्री गिरीश पांडे मौजूद हैं। सर, आज विद्युत मजदूर पंचायत का द्वितीय वार्षिक सम्मेलन था, 24वां द्वितीय वार्षिक सम्मेलन था। ऊर्जा मंत्री AK शर्मा मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। कई समस्याएं आपने उनके सामने रखी और कई उन्होंने घोषणाएं की। क्या समस्याएं थी मुख्य तौर पर? देखिए, इस सबसे बड़ी समस्या हमारे पिछले आंदोलन में विक्टिमाइजेशन है। तो उन्होंने कहा है कि हम बैठेंगे और बैठ करके जो भी उत्पीड़न है, जो नाजायज लोगों का उत्पीड़न हो रहा है, उसको समाप्त कराएंगे। उन्होंने एक बात जरूर कही है कि जो है हाई कोर्ट के आदेश निर्देश पर कुछ लोगों के उत्पीड़न किए गए हैं, लेकिन हम बैठ करके उनके उत्पीड़न को समाप्त कराएंगे। तो हमने तमाम पत्र जो है जहाँ जहाँ के आए थे उनको लिखे, अपना लगा करके संबद्ध अपना पत्र लगा करके उनको दे दिया है। उन्होंने कहा है कि जरूरत पड़ेगी तो हम आपको बुला भी लेंगे, बुला के बातचीत करें। तो सबसे बड़ी समस्या इस सम्मेलन में उत्पीड़न का सवाल था। जो पिछले दिनों में कार्य बहिष्कार हुआ 3 दिन का था, हालांकि 2 ही दिन पर वापस ले लिया हमारे संयोजक ने, लेकिन उनका उत्पीड़न बहुत कर दिया गया। तो उत्पीड़न के संबंध में सबसे गंभीरता से हम लोगों ने विद्युत मंत्री के सामने रखा है, और उन्होंने पूरी तौर से आश्वासन दिया है कि हम आपके साथ बैठेंगे और जो गलत लोगों का उत्पीड़न हो गया उसको वापस लेंगे, और हाई कोर्ट से जो अगर कुछ हमको आदेश मिल जाएगा तो सबका सब सारा उत्पीड़न वापस ले लेंगे, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया। तो सर, कब तक कोई तिथि बताई है, कब तक इसका हल नहीं, वो तिथि तो नहीं बताया है, क्योंकि हाई कोर्ट में अभी हमारे लोगों का जो है दूसरा वकील रख करके वहाँ जवाब वगैरह हम लोगों ने सबमिट किया है। तो अगर वहाँ से कोई डायरेक्शन इनको मिल जाता है सरकार को तो तुरंत हो जाएगा, और नहीं तो हम लोग के साथ अभी बैठने की उन्होंने वादा किया है कि हम उत्पीड़न को समाप्त करने के लिए आप लोगों के साथ बैठेंगे। जो नाजायज तरीके से, जिनको गलत तरीके से चेयरमैन ने कर दिया है उनका उत्पीड़न, उसको बैठ करके आपसे बात करके उसका हम समाप्त कराएंगे, जिनको गलत तरीके से कर दिया गया। तो ये उत्पीड़न ही एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, और बाकी मांग पत्र में दिया गया है। उन्होंने आश्वासन पूरी तौर से दिया है कि हम ये सारे मांग पत्र पर आपके बैठ करके विचार, और संविदा के कर्मचारियों के लिए उन्होंने एक समान, कहीं पर कुछ मिल रहा है, किसी जिले में कुछ मिल रहा है, उसको एक समान करने के बाद, और उन्होंने कम से कम 18,000 रुपया संविदा को देने पर भी विचार करने का उन्होंने आश्वासन दिया। तो इस सम्मेलन में बहुत महत्वपूर्ण जो है निर्णय हमारे संविदा के लोगों के लिए हुआ है। और सबसे बड़ा चीज़ है कि सम्मेलन में जो पिछले दिनों में कार्य बहिष्कार में जो उत्पीड़ित हुए हैं उनका उत्पीड़न को समाप्त करने पर 2 बातें बहुत गंभीरता से मंत्री जी ने कहा है। 2 बातें तो हम लोग समझते हैं कि जब जरूरत पड़ेगी, कोई बातें छूटेगी, तो उन्होंने ये भी खुल के कहा है कि हम जब चाहे, हमारा दरवाजा खुला है, हम बातचीत करने के लिए तैयार। तो हम लोग उनसे बातचीत करते रहेंगे, हमारा उनसे डायलॉग होता रहेगा, संवाद होता रहेगा, ऐसा हम लोग मानते हैं। सर, दिसंबर में जो समझौता हुआ था, जो लिखित समझौता हुआ था ऊर्जा मंत्री AK शर्मा के साथ, उसको कैसे देखते हैं? आपका क्या मानना है उस समझौते पर? देखिए, उस समझौते में एक तो अभी उन्होंने सबसे बड़ा बोनस की बात उन्होंने हल किया, कैशलेस की बात उन्होंने मान लिया है। तो बोनस उन्होंने कहा है कि हमें जैसे ही राजस्व और आएगा तो हम दूसरा और तीसरा किस्त भी जो 3 साल से रुका हुआ था वो सबको हम दे देंगे बोनस। तो एक तो सबसे बड़ा चीज़ ये हुआ कि समझौते का बोनस का आदेश उन्होंने कहा है
कि हम 2-3 किस्त दे करके उसको पूरा कर देंगे। बाकी जो समझौते के विसंगतियां हैं, उन्होंने भी कहा कि कमेटी बना देंगे, आप लोग से डायलॉग कराएंगे, वेतन की विसंगतियों को भी हम दूर करने का उन्होंने आश्वासन दिया है। तो 2 ये महत्वपूर्ण बातें हुई है, एक तो संविदा के कर्मचारियों के समान करने का और उनको 18,000 कम से कम मानदेय देने पर विचार करने का कहा है, और दूसरा विसंगतियां, जो कर्मचारियों में विसंगतियां हैं, हमने कहा कि भाई जूनियर इंजीनियर को जो सेंट्रल ट्रिब्यूनल का अवार्ड हुआ था, पूरे भारत के बिजली उद्योग में कर्मचारियों के लिए जो बनाया गया था, उसमें उन्होंने जूनियर इंजीनियर को केवल 50 रुपये कंपनसेटिंग अलाउंस हमने कहा था दे दिया गया। इससे उन्होंने 250 अपना कर लिया, 190 से अपना 250 स्केल कर लिया। जो ऑपरेटर ग्रेड फर्स्ट के बराबर थे जूनियर इंजीनियर, तो वहाँ उन्होंने 250 कर लिया। तो उसको भी मैंने जिक्र किया है, तो उस पर भी विचार करने को उन्होंने आश्वासन दिया है कि जितने भी आपकी समस्याएं हैं, वेतन विसंगतियां की, आपके संविदा के कर्मचारियों की, आपके उत्पीड़न की, उस पर हम आपके साथ बैठ करके विचार करेंगे। तो ये सबसे बड़ा इस सम्मेलन की उपलब्धि रही है कि वो हमारे तीनों चारों बिंदु जो महत्वपूर्ण थे, उस पर बैठ के विचार करने के लिए आश्वासन। गिरीश जी, मेमोरेंडम आर्टिकल को लागू करने के लिए समझौता किया गया था, अब उस पर आप क्या सोचते हैं, कैसे देखें? देखिए, मेमोरेंडम जो हमारा था आर्टिकल, जिस पर उन्होंने समझौता किया है, उन्होंने साफ तरीके से कहा है, एक तो हाई कोर्ट का है, ये मामला हट जाए तो बाकी जो भी है, जैसे भी रेवेन्यू रियलाइजेशन आप करेंगे, हमारे रेवेन्यू को बढ़ाएंगे, हम बारी बारी सभी आपकी समस्याओं का निदान करते जाएंगे, धीरे धीरे सबको निदान करेंगे। तो रेवेन्यू रियलाइजेशन को उन्होंने कहा है, गंभीरता से लिया है कि आप रेवेन्यू का बढ़ाइएगा तो हम आपके सारे मांगों को पूरा करेंगे, धीरे धीरे करते जाएंगे। ये उन्होंने इस सम्मेलन के माध्यम से कहा। सर, ये विद्युत जो पंचायत थी, विद्युत मजदूर पंचायत की जो होर्डिंग लगी थी ट्रेड यूनियन की तरफ से, तो उसमें एक पार्टी विशेष का लोगो देखने को मिला, तो सर उसको कैसे देखें? कि हम उसको गलत मानते हैं। ट्रेड यूनियन का सम्मेलन है, इसमें कोई भारतीय जनता पार्टी का सम्मेलन नहीं है। ये हिंद मजदूर सभा से संबद्ध ये यूनियन है, वो इंडिपेंडेंट हमारी हिंद मजदूर सभा है, वो किसी राजनीतिक दल से संबद्ध नहीं है, किसी राजनीतिक दल से संबद्ध नहीं है। तो इसलिए ये सम्मेलन में जो भी लगा होल्डिंग, वो हमारे एक व्यक्ति के वजह से लग गया है, जो मंत्री जी के बहुत खास थे, वो भारतीय जनता पार्टी से भी जुटे हुए थे, वो है PN तिवारी जी। तो उनके गलतियों से लग गया है, लेकिन हमारा ट्रेड यूनियन है, हम लोग मजदूरों का संगठन चलाते हैं, किसी राजनीतिक दल से संबद्ध नहीं है, स्वतंत्र यूनियन है ये। HMS एक बहुत बड़ा हिंदुस्तान के पब्लिक सेक्टर का संबंध, आप रेल को देख ही रहे हैं। तो ये सारे के सारे हमारे जो है हिंद मजदूर सभा से संबद्ध यूनियन है, और हम किसी राजनीतिक दल से संबद्ध नहीं है, चाहे किसी भी हो, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी हो, कम्युनिस्टों का भी ट्रेड यूनियन में है, भारतीय जनता पार्टी का BMS है, लेकिन हम लोग हिंद मजदूर सभा से हैं, किसी राजनीतिक दल से संबद्ध नहीं है। तो वो जो लोगो है वो गलतफहमी में लगा हुआ है, हमारे एक व्यक्ति ने उसको करा दिया है, तो हम उसको कंडेम करते हैं। थैंक यू सर। विद्युत मजदूर पंचायत का 24वां द्विवार्षिक सम्मेलन था, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर ऊर्जा मंत्री एवं नगर विकास मंत्री AK शर्मा जी मौजूद रहे और तमाम विषयों पर उन्होंने चर्चा करी, और जो यहाँ के पदाधिकारी थे उन्होंने तमाम समस्याएं जो थी उनके सामने रखी, और कई घोषणाएं जो थी वो ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने करी, जिसका जो पदाधिकारी थे कर्मचारी यूनियन के, उन्होंने उसका स्वागत भी करा। अश्विनी पांडे जी को आगे आइए जी, अरे आगे आइए भाई, जो भी क्षेत्र केंद्रीय पदाधिकारी हमारे सामने बैठे हुए हैं।